हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीक्वेंस सीरीज के एक नए लेक्चर में। वैसे भी हम लोग इस वाले लेक्चर में लूडो खेलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे भी आजकल लॉकडाउन में बैठ के सब लोग यही कर रहे हैं। तो अब लूडो खेलने में एक समस्या ये है कि स्टार्टिंग जो होती है वो 6 आने से होती है ना। तो अभी मान लो अपने से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि एक फेयर डाई है हमारे पास, उसको कितनी बार हमें रोल करना पड़ेगा, कितनी बार थ्रो करना पड़ेगा ताकि हमें जो पहला 6 मिले, है ना। तो ये क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है। इफ़ वी रोल अ फेयर डाई, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डाइस थ्रो बिफोर वी गेट अ फर्स्ट 6। पहला 6 आने में हमको एक्सपेक्टेड कितना नंबर ऑफ थ्रो लगेगा। ठीक, अब ये वाली प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, किस तरीके से इसमें सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का यूज होगा, तो यही आज का टॉपिक है। ओके, सो द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, आइए समझते हैं। व्हाट इज़ एजीपी। एजीपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में वी वुड से एजीपी। ओके, अभी तक हम लोग कितने तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये एक चौथे तरीके का प्रोग्रेशन इसको बोला जा सकता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको। कैसे? जैसे मान लिया मेरे पास एक ए लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, फिर एक मेरे पास जीपी लिख रखा है, मान लेते हैं कोई 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन। ठीक, सही है। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा अपने को? 1, फिर 2 इंटू 1/2, फिर मिल जाएगा 3 इंटू 1/4, फिर मिल जाएगा अपने को 4 इंटू 1/8, फिर मिल जाएगा 5 इंटू 1/16, 6 इंटू 1/32 एंड सो ऑन। ये समझ आ रहा है? तो ये जो स्पेशल तरीके का एक प्रोग्रेशन बना upon multiplying the corresponding terms of a arithmetic progression and a geometric progression, इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यही कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एजीपी। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि कोई जो सीक्वेंस लिखा है या कोई जो सीरीज लिखी है वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो बस आपको यही देखना है कि उसमें कुछ टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलनी चाहिए और उसमें कोई ना कॉमन रेशियो जो है वो हर एक टर्म में, सब्सिक्वेंट टर्म में, सक्सीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। ओके, तो ये देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि वेदर द गिवन सीरीज और सीक्वेंस इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी और नॉट। ओके, तो अब एजीपी का जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए कैसा होगा। ये तो हमने देख लिया कि एजीपी का मतलब क्या है, कैसे बनता है। अब जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखें यहाँ पे अभी अभी जो हमने डिस्कस किया, ये जो टर्म्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कहाँ तक? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ये चल रहा है ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें कोई ना कोई एक कॉमन रेशियो जो है आर है, वो हम लोग सक्सीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो सीरीज है, या अगर सम लिखा है सारे टर्म्स को प्लस करके लिखा हुआ है तो हम सीरीज बोलेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो सीक्वेंस कहलाएगा ना। तो ये सीरीज को वी कैन से इट इज़ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एजीपी है ये। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, हमारा एम ये, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले इन टर्म्स को जोड़ें, कैसे उनको ऐड करें। ओके, अब ये ऐड करेंगे, हमारे पास कुछ फार्मूला आएगा, कुछ तरीका, हम कुछ मेथड सीखेंगे और उन्हीं मेथड्स का या उन फार्मूले का यूज करके वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। फिर जो हमने एक पहले वो जो लूडो वाली प्रॉब्लम देखी थी, है ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके पहले एन टर्म्स के सम का क्या फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब ये फार्मूला देख के ही कोई भी ये बता सकता है कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, बड़ा सा दिखने वाला फार्मूला है। हालांकि ऐसा याद करें तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे बड़े बड़े फार्मूले अपने को याद रहते हैं।
है ना, बट फिर भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रिमेंबर दिस फार्मूला, है ना। तो इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, ओके। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर अब कैसे हम लोग डील करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं ये फार्मूला कहाँ से बना है, इसका जो प्रूफ है ना, जो इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे एजीपी में, हम उन क्वेश्चंस में उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, है ना। रिजल्ट क्या है वो छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सीक्वेंस यहाँ लिखता हूँ दोबारा, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ऐसे करके ये कहाँ तक गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन रेशियो आर पावर एन माइनस 1, ठीक। अब प्रोसेस ये है कि जो हमारे इस एजीपी में जो कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा है ना, एजीपी का एज सच कोई कॉमन रेशियो नहीं होता है, एजीपी में जो टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व हैं उनका कॉमन रेशियो। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें वो आर है। तो हम क्या करते हैं, ये सेम सीरीज को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, बट एक टर्म आगे शिफ्ट करके ना, राइट में एक टर्म शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो सेकेंड टर्म के नीचे पहला टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म के नीचे दूसरा टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो आखिरी वाला टर्म है वो भी शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर का पावर एन माइनस 1, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, बस वही सीक्वेंस को दोबारा लिखा। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन रेशियो है आर, वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आर को, किसमें, जो हमने नीचे लिखा हुआ है। तो ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे ही जो लास्ट में सब में आर का एक एक पावर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आखिरी में जो आर पावर एन माइनस 1 था वो बन जाएगा आर का पावर एन, ठीक। प्रोसेस देखिएगा, प्रोसेस पे ही फोकस करना है, रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है, क्या डेरिवेशन का प्रोसेस है वो देखना समझना है। अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट। क्या मिलेगा, 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, अब देखें पहले टर्म के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही आ गया, प्लस आगे बढ़ें तो ए प्लस डी इंटू आर, माइनस ए आर करेंगे तो डी इंटू आर मिलेगा। ये सब सारे टर्म्स यहाँ पे माइनस में हैं, ठीक है ना। ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2d आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर विल अगेन डी आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये समझ आ रहा है। सेकेंड लास्ट टर्म मिलेगा अपने को, सब में डी ही बचेगा ना, तो डी इंटू आर का पावर एन माइनस 1, और जो लास्ट वाला टर्म है उसके ऊपर कोई टर्म नहीं लिखा है तो वो माइनस में आ जाएगा, माइनस टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर पावर एन। अब क्या फ़ायदा हुआ ये करने से, तो फ़ायदा ये होता है, देखो पहला टर्म और आखिरी टर्म छोड़ के बीच वाले ये जितने भी टर्म्स हैं ये बन जाता है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। ये मेथड का ये यूज है। अब मैं आगे अगले स्टेप में लिख सकता हूँ 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू ए प्लस डी कॉमन यहाँ से, तो डी कॉमन तो फिर मेरे पास आ गया आर, आर स्क्वायर कहाँ तक, आर का पावर एन माइनस 1 तक, फिर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इंटू आर का पावर जो है वो एन आ गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं जी पी के सम का फार्मूला लगा दूंगा, तो जी पी के सम का फार्मूला लिख लिया, ए प्लस, ऑब्वियसली जी पी के सम का ये फार्मूला हम जो अभी अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या है, आर है, इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, आर, और पावर होता है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म देखो एक से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 तक, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये हो गया। अब ये फार्मूला कब यूज करते हैं हम लोग, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ एन आर इज़ नॉट इक्वल टू, एन आर इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये तभी अप्लाई करेंगे जब आर का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं रहेगा। अब कोई ये सोच रहा होगा, उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर 1 हो गया तब क्या करेंगे, तब तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, देखो तुम ध्यान से ऊपर जाके, ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें आर का वैल्यू 1 पुट कर दिया तुमने, तो जो ए जी पी है वो ए जी पी बचेगा ही नहीं, वो तो बन जाएगा सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी, और ए पी के लिए फार्मूला अपने को ऑलरेडी आता है। तो आर का वैल्यू 1 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये प्रोसेस है आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए। फिर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
और इंटू आर का पावर एन। ये तो वैल्यू है किसका, 1 माइनस आर इंटू एस का। हम चाहते हैं एस का वैल्यू निकालना, सीरीज का वैल्यू निकालना है ना, तो वो 1 माइनस आर के साथ डिवाइड कर देंगे। अगेन 1 माइनस आर से तभी डिवाइड हो पाएगा जब 1 माइनस आर जीरो ना हो, यानी कि आर का वैल्यू 1 ना हो। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि आर का वैल्यू 1 नहीं है, तो वी कैन ईजिली डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर के साथ डिवाइड किया तो डी आर इंटू 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर एक पहले से था तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर पावर एन होल अपॉन 1 माइनस आर। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला आ गया, जो फार्मूला हमने पहले ही लिख रखा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये फार्मूला हमें याद नहीं करना है, प्रोसेस मेथड याद रखना है कि किस मेथड से ये काम किया हमने। हमने क्या किया, जो सीरीज हमारे पास लिखी हुई है वही सीरीज को हमने दोबारा उसके नीचे लिखना है। ओके, और नीचे जो है उसमें कॉमन रेशियो आर का मल्टीप्लाई करके पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते ही बाकी सारा काम आसान हो जाएगा, जीपी बन जाएगा। जीपी को हम लोग वेरी इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली है, ये तो हो गया एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है ना। अब मैं अगर बोलूँ कि एजीपी अगर इन्फिनाइट टर्म्स लिखे हूँ तो फिर कैसे क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन्फिनाइट एजीपी। अब इन्फिनाइट एजीपी में क्या हो जाएगा, मतलब ये जो फार्मूला है इसी में हम लोग एन को कहाँ टेंड करा देंगे, इन्फिनिटी की तरफ। और एक चीज़ और, जैसा हमने इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट जीपी में पढ़ा था कि कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, तभी जो है हमारा जो सम है वो कन्वर्ज होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो जो टर्म्स है वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग होता जाएगा, है ना। तो फिर वो जो सम है वो कन्वर्ज नहीं होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी ट्रू है। सो आई कैन से कि कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो जब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो r टू द पावर n जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। कोई भी, तुम खुद से देखो, कोई भी 1 से छोटा नंबर लेके और उसका पावर बहुत ही बड़ा नंबर रख के वो इतना छोटा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा वो, तो वी कैन से टेंडिंग टूवर्ड्स 0, है ना। अब हम देखें कि हमारे इन्फिनिटी टर्म्स के सम का क्या फॉर्मूला होगा, एस इन्फिनिटी, तो वो हो गया a अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ देखो प्लस ये जो आखिरी वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो, r का पावर n, ये हमने क्या बोला है 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 में ये मल्टीप्लाई होके ये जो पूरा टर्म है ये बन जाएगा मेरा 0। उसके अलावा ये जो r है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी r का पावर n बन गया। r का पावर n फिर से कहाँ गया, 0 की तरफ। तो फिर क्या बचा मेरे पास, डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। बस ये, इसके आगे और भी था, डी आर का पावर n, ये मेरा 0 बन चुका है, और इसके अगला वाला ये जो टर्म था वो भी 0 बन चुका है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से अपने को फार्मूला मिल चुका है किसका, इन्फिनाइट एजीपी के सम का फार्मूला है ना। क्या था वो, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, इसको याद करने से बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी मोस्टली तो हमसे क्वेश्चन में इन्फिनाइट सम ही पूछता है था, तो इन्फिनाइट ये छोटा सा फार्मूला है और बड़ी इजीली इसको याद कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको तुम्हें याद कर लेना है। ठीक, अब एक दो बातें और इस मामले में ज़रा ऑब्जर्व कर लिया जाए, मेंशन कर लिया जाए इसको, कि जो a है हमारा वो फर्स्ट टर्म है किसका, एजीपी का। जो d है वो हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन्वॉल्व, लिख दे रहा हूँ ऐसे, जो भी AP इन्वॉल्व है उसका कॉमन डिफरेंस है। और जो मेरा r है वो है कॉमन रेशियो ऑफ GP इन्वॉल्व। ठीक है, ये बातें और भी ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एजीपी क्या होता है और एजीपी के n टर्म्स को जोड़ने का और इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ने का क्या फार्मूला है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये मैंने कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखे हैं, है ना। तो इसको पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर हम इनमें से कुछ सॉल्व करते हैं, बाकी तुमको कुछ करना। तो अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ,
एन टर्म्स को जोड़ना है, 1 + 3x + 5x²। आ जाते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये नोट कर लेना क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम देखते हैं 1 प्लस, हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, s = 1 + 3x + 5x² + 7x³ इस तरीके के मुझे n टर्म्स को सॉल्व करना है, तो मुझे इसका nवां टर्म लिखना पड़ेगा। तो 1 3 5 7 इसका nth टर्म आएगा 2n - 1, सही है, और x भी आएगा। तो देखो पहले टर्म में x का पावर 0 है, दूसरे में x का पावर 1 है, जिस टर्म की बात करें उसका एक कम x का पावर है, तो nth टर्म में पावर जो है वो n से एक कम n - 1 रहेगा। अब क्या प्रोसेस बताया मैंने कि वही सीरीज़ दोबारा लिखो नीचे, और क्या करके दो काम करना है, एक तो राइट में 1 टर्म शिफ्ट करना है, प्लस जो दूसरा अपना कॉमन रेशियो है जीपी का उसका मल्टीप्लाई, तो वो x है। ठीक, तो 1 इंटू, यहाँ पर मुझे 1 लिखना है, तो 1 × x, फिर ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3x² आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x³, इस तरीके से ये भी टर्म एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2n - 1 × x का पावर n। ठीक, तो ये दो काम कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया, 1 - x टाइम्स s = देखो ये तो ऐसे ही आ गया 1, अब प्लस 3x - x इज 2x, 5x² - 3x² इज 2x², फिर 2x³, ये कहाँ तक जाएगा, इधर तक है ना, 2n - 1 × x²। ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ये अपना माइनस में बच जाएगा, माइनस टाइम्स 2n - 1 × x का पावर n। ठीक, अब देख लेते हैं ये इतनी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, जीपी। तो बस 1 - x टाइम्स s = 1 प्लस 2 कॉमन निकाला, इधर से 2 कॉमन निकाला, फिर x² x का पावर 3 कहाँ तक, ये सॉरी मैंने लास्ट में गलत लिख दिया है, x² नहीं है ये, x का पावर n - 1 है, तो x का पावर n - 1 तक जा रहा है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लिखा हमने, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारा x है का पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये हो गया। फिर माइनस जो आखिरी वाला टर्म है वो हमने ऐसे लिख दिया। अब बस डिवाइड कर देना है 1 माइनस एक्स के साथ में, बिकॉज वी आर अबाउट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, है ना, सम ऑफ सीरीज पता करना चाहते हैं। तो 1/1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n - 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2n - 1 इंटू एक्स पावर n/1 माइनस एक्स, ये जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया n टर्म्स की बात। अब ज़रा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इन्फिनाइट टर्म्स होगा। तो अब हम वही पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, है ना। पहला वाला वो जो लूडो वाला एग्जांपल था, हमारा लूडो वाला क्वेश्चन था, इफ़ यू रोल अ फेयर डाई व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डाई थ्रो। इसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी का यूज है ना। एक्सपेक्टेड नंबर ये कैसे फाइंड करते हैं कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट वो अगर चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 12th क्लास में होंगे, है ना, उनको वो प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो अभी तो जो 11th क्लास में जो बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी अभी वो बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं ना, तो उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे पता करना है वो बात नहीं पता है। बट ये एग्जांपल है तुम्हें ये डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि AGP जो है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है। ओके, तो देखते हैं एक बार। अगर हम एक फेयर डाइस को फेंकें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और 6 9 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। ठीक, अच्छा, अब एक फेयर डाइस को फेंके तो ये कोई श्योर तो है नहीं, हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए, हो सकता है पहली बार, ठीक है, हो सकता है दूसरी बार में 6 आए, हो सकता है तीसरी बार में 6 आए, हो सकता है चौथी बार में 6 आए। मतलब ये कुछ श्योर तो बोल नहीं सकता, हो सकता है 5वीं बार में आए, हो सकता है 6ठी बार आए, है ना। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हो सकता है आए ही नहीं, मतलब हो सकता है 1 लाख बार फेंके तब जाके, है ना, बहुत ही बुरी किस्मत हो, किसी किसी का होता है ऐसा, आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन से थ्रो में 6 आने की संभावना है। ठीक है, फिर अब ये देखें कि
इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। 12th क्लास में जाओगे तो ये तुम्हें बताया जाएगा कि ये जो मैंने x लिख दिया है ये कहलाता है रैंडम वेरिएबल और ये उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है ना। बट वो तुम छोड़ो, तुम बस ये देखो, बताओ मुझे ये पहली बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6, सही है। अगर मैंने डाइस लिया, फेंका, तो 6 आने की संभावना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 1/6। अब मैं बोलूँ कि दूसरी बार में 6 आना चाहिए, मतलब ये कि पहली बार में 6 नहीं आना चाहिए, तो पहली बार में 6 नौ आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6 और दूसरी बार में 6 आना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर बोलो कि तीसरी बार में 6 आना चाहिए, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में, तो पहली बार में 6 नौ आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरी बार में भी 6 नौ आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तीसरी बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये पैटर्न समझ आ रहा है। तो ऐसे ही चौथी बार में, अब पहली 3 बार में 6 नहीं आएगा तो 5/6 3 बार मल्टीप्लाई, फिर चौथी बार में 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ चल रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक। अब जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है ना, जो हम 11th क्लास की भी प्रोबेबिलिटी में, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, है ना, वो होता है रैंडम वेरिएबल और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना आपस में। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ x इंटू पी एक्स और सिग्मा समेसन। तो मतलब मुझे ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड नंबर, तो मुझे क्या करना है, 1 इंटू 1/6 करना है। फिर मुझे, तो ये देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेस्पेक्टिवली, है ना, 2 इंटू 5/6 इंटू 1/6 करना है। फिर मुझे 3 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 करना है। फिर मुझे 4 इंटू 5/6 का पावर 3 इंटू 1/6 करना है। ये कहाँ तक जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, हाँ। तो अब देख लेते हैं ज़रा, अब ये जो सीरीज बन गया, ध्यान से देखो, क्या ये दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये किस में चल रहा है, ये चल रहा है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और 1 2 3 4 किस में चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये बन चुका है मेरा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सही है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देख लेते हैं, इन्फिनाइट टर्म्स है, हमारे पास फार्मूला है सीधे, बट ये थोड़ा डिसाइड कर लेना है कि ए का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू अगर मैं 1/6 ले लूँगा, ठीक है, ये जो पहला है, तो फिर मेरा डी थोड़ा मेरे लिए देखना मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1/6 को यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि देखो 5/6 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आर का वैल्यू तो 5/6 है, लेकिन ए का वैल्यू 1/6 लिया तुमने, तो ये 2 इंटू 5 मतलब 10/6 जो है हमारा, ये मेरा ए प्लस डी हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 9/6, है ना। तो आगे देखो तो वो सेट नहीं बैठेगा, है ना। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू क्या है, और मतलब जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कैसे, ए प्लस डी इंटू आर, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा है इस वाले स्ट्रक्चर के लिए पढ़ा है, इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, मैं क्या करता हूँ, 1/6 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। अब आया मेरे पास 1 प्लस 2 इंटू 5/6 प्लस 3 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से इन्फिनाइट टाइम्स। अब देखो ये बीच में ये जो मेरा जनरल स्ट्रक्चर होता था वैसा कन्वर्ट हो चुका है। तो 1/6 बाहर है, उसको तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। फिर मैंने लिखना है a/1 माइनस आर, आर क्या है मेरा 5/6 है, ठीक। फिर मतलब प्लस डी, डी कितना, डी मैंने कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, इंटू आर, डी इंटू आर है मेरा 5/6 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/6 का कितना, होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लेना पड़ेगा। सो 1/6 टाइम्स 1/1 माइनस 5/6 हो गया 1/6, 1/6 का रेसिप्रोकल हो गया 6, प्लस यहाँ 5/6 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, 1/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/36, ठीक। तो थोड़ी जगह कम पड़ गई, मुझे यहाँ पे ऐसे लिख लेने दो। 5/6 था और
1/36 था, है ना, तो मैंने रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया, देखो ब्रैकेट में 36 और डिवाइड बाई 6, आंसर हो गया मेरे पास 6। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रो जो होगा वो 6 होगा, मतलब पहला 6 आने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अनुमानित है ना नंबर ऑफ कितने हमें कम से कम नहीं बोलना, कितने अनुमानित थ्रो करने पड़ेंगे ताकि मुझे पहला 6 मिले, है ना, तो उसका आंसर है 6। तो कई बार क्या होता है, हम लूडो खेलते हैं, पहले दूसरी बार में 6 नहीं आता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं ना, परेशान नहीं होना है ना। 6 थ्रो तो कम से कम 6 थ्रो, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू है 6 थ्रो तो लगेगा, है ना। ओके, तो इस एग्जांपल से हमने समझ लिया। अच्छा, ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझ आई, ये वाली चीज़ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ये तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है ना, ये तो किसी और चैप्टर का टॉपिक है। तुम्हें मैंने क्या डेमॉन्स्ट्रेट किया, मैंने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया कि ये वाली जो इन्फिनाइट सीरीज है इसको कैसे जोड़ना है, इसका फार्मूला हमने पीछे डेवलप किया था नीचे, है ना, उसका हमने यूज किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड टर्म्स का भी मैंने एक एग्जांपल करा दिया, इन्फिनाइट टर्म्स का भी एक एग्जांपल करा दिया। ध्यान रहे फार्मूला लगाते वक्त वो जनरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना है ना, अगर कुछ कॉमन वामन निकालना पड़े तो वो कर लेना है। एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे, देखते हैं। ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये 4th क्वेश्चन हम लोग एक और सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर को, मतलब ये वाले लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, इसके इन्फिनाइट टर्म्स को जोड़ना है। चलो हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन एस बोल दिया मैंने इसको, 4 - 9x + 16x² - 25x³ 36x पावर 4 - 49x पावर 5। ठीक, अच्छा, तो पहले ज़रा रिकॉग्नाइज करें एक चीज़, तो x इंटू एक्स मतलब -x का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, वो तो चलो दिख गया कॉमन रेशियो, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है ये पता नहीं चल रहा है। 4, 9, 16, 25, 36 ये तो ये तो AP है नहीं। तो अभी ये जो इन वेरी फर्स्ट हैंड जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये AGP है ही नहीं। अब AGP नहीं है तो क्या करेंगे, तो वही जो मेथड है हमारा डिफरेंस मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो सीरीज लिखी है उसी को नीचे दोबारा लिखना, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, ये डिफरेंस मेथड कहलाता है ना। तो इसी मेथड का यूज करेंगे। कई बार क्या होगा, अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ये चीज़ देखो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन हमने अभी किया था, ये वाला पहला वाला, इसमें 1, 3, 5, 7, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूँ, ये आया था 2n - 1। AP का जनरल टर्म हमेशा लीनियर होता है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो लीनियर में क्या होगा, जब डिफरेंस मेथड लगाते हैं तो डिफरेंस लेने के बाद में वो कांस्टेंट बन जाता है। लीनियर का डिग्री 1, कांस्टेंट का डिग्री 0, एक कम हो जाता है। अगर ये प्रोसेस समझ में आया तुम्हें, तो तुम ये समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जो है 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये इसका जो जनरल टर्म होगा वो n² होगा, क्वाड्रेटिक डिग्री 2। तो यहाँ पे जब एक बार डिफरेंस लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक से एक कम जो डिग्री आएगा वो लीनियर बनेगा। तो एक बार डिफरेंस लगाने के बाद AGP में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आई तो इसी को और जनरलाइज कर सकते हो कि अगर क्यूबिक हो, जो क्यूबिक के टर्म्स हो और उसमें कोई कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो, तो उसमें जब हम 2 बार डिफरेंस सीरीज अप्लाई करेंगे तब जाके वो AGP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने क्या किया, वही s लिखना है मुझे और x का मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट करके। तो मैंने यहाँ लिखा 4 इंटू एक्स, फिर मैंने लिखा -9x², फिर प्लस x का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी -x का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो देख लो -x है। तो यहाँ पे आया -4x, फिर इधर आ गया +9x², फिर इधर आ जाएगा -16x³, फिर +25x का पावर 4। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 1 + x × s = 4।
अब यहाँ पे ये हो गया -5x, फिर आया मेरे पास +7x², फिर आया मेरे पास -9x³, फिर आ गया मेरे पास प्लस कितना 11x का पावर 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। अब देखो एक बार करने के बाद में ये AGP में कन्वर्ट हुआ। अभी भी पहला टर्म मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि पहले टर्म में कॉमन रेशियो नहीं होता है A प्लस डी इंटू आर। आर मेरा सेकेंड टर्म में रहता है, जो जनरल स्ट्रक्चर हमने लिखा था, इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जिसमें कॉमन रेशियो आर नहीं रहेगा वो हमारे लिए पहला टर्म होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे वो 4 है, ठीक है ना, लेकिन 4 और 5, 7 इसको जब कंबाइन करेंगे तो AP नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि 5, 7, 9, 11 AP ये बन रहा है, 2 का डिफरेंस है, तो 5 के पीछे क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। कैसे, देखो इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 3 -5x + 7x²। ठीक है, ये तरीके से। अब ये जो इतना चीज़ है ये बन गया इन्फिनाइट AGP। ठीक, इन्फिनाइट AGP बन गया है। तो बस अभी इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस ये कर लिया हमने, पहला टर्म 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशो मेरा x है, -x है सॉरी, तो 1 + x हो गया। फिर यहाँ पे प्लस डी कितना है 3, 5, 7, 9, इसका डी है 2, और कॉमन रेशो कितना है -x dr अपॉन ये चीज़। तो ये जो है मेरा आंसर हो गया 1 + 3/1 + x -2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुम खुद करोगे। ओके, और क्या उसका आंसर है वो अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट में लिख के बताओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगले लेक्चर्स में हम लोग और भी कुछ मिसलिनियस और स्पेशल टाइप के सीरीज पढ़ेंगे। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो कर लो। ओके।